नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? करंट अफेयर्स के इस क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 9 से 10 मार्च 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण संकलन होगा। तमाम जानकारी मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं, तो पूरे क्लास को आप सभी को ध्यान पूर्वक देखना है। सेशन की शुरुआत करें उससे पूर्व पिछले क्लास में दरअसल एक प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था वो देख लीजिए। प्रश्न था कि बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना, जो बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, 2025 से 30 की अवधि के लिए इसका फेज 3 संचालित हो रहा है। हालांकि शुरुआत 2015 में हुई थी। 15 से 20 फेज 1, 20 से 25 फेज 2 और 25 से 30 फेज 3। तो इसके अंतर्गत पुनर्जीवित की जाने वाली सकरी, जो कि मधुबनी में है, और रेयाम, जो चीनी मिल, ये दोनों है, ये दरभंगा में है। तो ये दोनों चीनी मिल को, मतलब यहाँ पर जो पूछा गया है कि ये चीनी मिलें बिहार राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब जो पुनर्जीवित की जाने वाली चीनी मिल की यहाँ पर बात हो रही है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है। बेसिकली जिला नहीं पूछा गया है, जिला हमने आपको बताया मधुबनी और दरभंगा, तो ये मिथिलांचल में आता है। अच्छा, इसको लेकर जानकारी डिटेल में हमने आपको दिया था कि ये आधुनिक तरीके से मल्टीपर्पज गन्ना कॉम्प्लेक्स के रूप में बदला जाएगा, जहां पर चीनी के अतिरिक्त इथेनॉल और बिजली और सतत संपीड़ित बायोगैस का भी यहां पर उत्पादन किया जाएगा, है ना। ये चीजें ध्यान रखिए, डिटेल में तमाम चीजों को हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब यहां पर चूंकि चीनी मिलों की बात हो रही है, तो एक चीनी मिल और खबरों में रही है, सासा मूसा चीनी मिल, जो गोपालगंज का है। उसे भी एक प्रकार से नए सिरे से स्थापित करने को लेकर बातें कही गई है। पिछले कई वर्षों से वो भी बंद पड़ा हुआ है। ये तमाम बातें ध्यान रखिए। और जो यहां पर हमने 7 निश्चय योजना 3 की बात किया। अच्छा, 7 निश्चय 3 में जो इसके 7 लक्ष्य निहित हैं, जो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं, उसकी जानकारी यहां पर है। दरअसल इससे पहले भी हमने आपको फेज 1 और फेज 2 को लेकर जो जानकारी दिया था, वो 7 लक्ष्यों को लेकर जानकारी यहां पर आप देख रहे हैं। दोस्तों, जरा इस पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यहां से फेज 2 से ये बिहार दिवस की थीम लिया गया था। 2023 में जो 111वां बिहार दिवस मनाया गया था, ये उसका थीम था। उसके बाद 2024 में जो 112वां बिहार दिवस मनाया गया, राजकीय स्तर पर कोई त्योहार या फिर महोत्सव आयोजित नहीं हुआ, तो हमें कोई भी थीम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन 2025 में जब 113वां बिहार दिवस मनाया गया, तो उसका थीम था उन्नत बिहार, विकसित बिहार। अब 2026 में 22 मार्च को 114वां बिहार दिवस मनाया जाएगा। उसकी थीम जो भी होंगी, जो भी चीजें वहां से खबर सामने आएगी, वो चीजें हम आपको जरूर बतलाएंगे। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत 2010 में हुई थी। नीतीश कुमार द्वारा उसकी शुरुआत किया गया था। 2012 में इसका शताब्दी स्थापना वर्ष मनाया गया। अच्छा, बिहार की स्थापना को लेकर 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, है ना। ये चीजें ध्यान रखिएगा। और तमाम जो हमारे करंट अफेयर्स के मटेरियल होते हैं, उसके लिए आप प्ले स्टोर से बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये लोगो है, और यहां पर आपको तमाम चीजें, जो करंट अफेयर्स के क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, क्विज आदि अपडेट होते हैं, वहां से, मतलब एप्लीकेशन से आप सुनियोजित वे में प्राप्त कर पाएंगे। हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार, यहां पर एक शब्द छुटा हुआ है, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2026 में मरीजों को निशुल्क दवा उपलब्ध कराने के मामले में, अब ये जो सवाल है, ये पहले भी हमने कई बार इस तरह से देखा हुआ है। तो निशुल्क दवा उपलब्ध कराने के मामले में देश में कौन सा राज्य लगातार 18वें महीने पहले स्थान पर रहा है? आंख मूंद के आंसर कर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार। बिहार सितंबर 2024 में पहली बार राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया था। सरकारी अस्पतालों में निशुल्क दवा उपलब्ध कराने को लेकर यह रिपोर्ट है। पहले तो यह जान लीजिए कि इस मामले में, मतलब कि निशुल्क दवा उपलब्ध कराने में शीर्ष राज्य में बिहार प्रथम स्थान पर, फिर राजस्थान द्वितीय और पंजाब इस समय तीसरे स्थान पर है। सितंबर 2024 में देखिए, वो चीजें यहाँ पे हमने लिखा भी है, राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की थी, और तब से लगातार ये 18वां महीना है जब इसमें बिहार अव्वल रहा है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। बस बेसिकली इसके पीछे रीजन यह है कि बिहार सरकार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना चाहती है, इसको लेकर प्रतिबद्ध है, और इस दिशा में ये एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। वर्तमान में बिहार के
स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मंगल पांडे है। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो जेपी नड्डा यानी कि जगत प्रकाश नड्डा है। अब दोस्तों चूंकि बात यहां पर बिहार की हो रही है, स्वास्थ्य की हो रही है, एक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने गेट्स फाउंडेशन के साथ बिहार में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसको मतलब बेसिकली यहां पर अस्पतालों की बात हो रही है, सरकारी अस्पतालों की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मुहैया कराने को लेकर समझौता किया है, या फिर आप बोल सकते हैं एग्रीमेंट को रिन्यू किया है, नवीनीकृत किया गया अगले 5 वर्षों के लिए, 2031 के लिए। और ये शुरू कब से होगा? अप्रैल 2026 से। ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए ये खेल से संबंधित एक प्रश्न है। ये दूसरा प्रश्न है कि बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी द्वारा आयोजित बिहार प्रीमियम विमेन्स कबड्डी लीग का दूसरा संस्करण 11 से 17 मार्च 2026 तक कहां पर आयोजित होगा? इसका जो पिछला संस्करण था, जो पहला संस्करण था, इनॉग्रल एडिशन को लेकर भी जानकारी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल दूसरे संस्करण को लेकर जो बात कही गई है, ये पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना कंकड़बाग में आयोजित होगा 11 से लेकर 17 मार्च 2026 तक। जब ये आयोजित हो जाएगा, 11 से 17 मार्च 2026 तक जब ये आयोजित हो जाएगा, तो तमाम जानकारी उसके बाद हम लोग यहां पर पुनः से देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो इसका पहला संस्करण था 2024 में 10 से लेकर 16 जून तक आयोजित हुआ था। इसमें 6 टीमें भाग ली थी, और ये टीमों में आप देखेंगे यहां पर टीमों को लेकर जानकारी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन इसमें विजेता रहा था पहले संस्करण का सिवान टाइटंस, और उप विजेता कौन रहा था? सारन स्ट्राइकर्स। तीसरा स्थान मिला था पटना पेलिकन्स को। बेस्ट रेडर, बेस्ट डिफेंडर, बेस्ट ऑलराउंडर और बेस्ट कोच, ये सभी यहां पर जो परिणाम स्वरूप विजेता सूची में हमें देखने को मिलता है, वो आपके बीच हमने रखा है। हालांकि यहां पर विजेताओं में जो विजेता और उप विजेता रहा है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए, एग्जाम में सवाल यहां से बन सकते हैं। चलिए उसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए सवाल यहां पर यह है कि अच्छा एक चीज और, चूंकि बात यहां पर खेल की हो रही है, अगर आपसे यह पूछा जाता है कि बिहार के मौजूदा खेल मंत्री कौन है, तो श्रेयसी सिंह इस समय बिहार की खेल मंत्री है। इनसे पहले कौन थे? तो सुरेंद्र मेहता थे। 2020 नहीं बल्कि 2025 नवंबर में जो नई सरकार का गठन हुआ है, श्रेयसी सिंह बिहार की खेल मंत्री बनी है। अगला सवाल है कि हाल ही में 12वीं की पहली ड्रीम टीम में शामिल होने वाली तथा अपने ही नाम की अनूठी बारबी डॉल पाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? इनका नाम है स्मृति मांधना। विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। स्मृति मांधना को आप भली भांति जानते होंगे, तस्वीर में आप यहां पर देख लीजिए। एक खास करके वैश्विक खिलौना कंपनी है, या फिर आप ये बोल लीजिए अमेरिकी बहुराष्ट्रीय खिलौना कंपनी एक मेटल है, मतलब कंपनी का नाम है। इसने अभी हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मांधना को अपनी पहली 12वीं ड्रीम टीम में शामिल किया है, और स्मृति मांधना के नाम की एक विशेष से बारबी डॉल मतलब बनाई है, तैयार की है। और ये पाने वाली मतलब स्मृति मांधना ये दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई है जो महिलाओं के खेलों में मतलब एक प्रकार से प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जाता है स्मृति मांधना को। और उनकी मतलब इस उपलब्धि को लेकर एक प्रकार से चुनाव हुआ है। मतलब यहां पर यह समझिए कि यह पहल महिलाओं को खेलों में प्रेरित करने तथा स्पोर्ट्स रोल मॉडल को बढ़ावा देने के लिए की गई है। दोस्तों स्मृति मांधना के बारे में इतना जरूर ध्यान रखिए कि मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले 1996 में इनका जन्म हुआ। यहां से एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको यह दे दें कि स्मृति मांधना ही पहली ऐसी कप्तान बनी, हम बात कर रहे हैं विमेन्स प्रीमियर लीग की, जिसका शुरुआत हुआ था 2023 में, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई इंडियंस ने खिताब को अपने नाम किया। लेकिन यहां पर स्मृति मांधना के बारे में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2024 में 2023 के बाद अगले साल 2023 में तो शुरुआत हुई, अगले साल दूसरे संस्करण में दिल्ली कैपिटल्स को ही हराकर यहां पर आरसीबी पहली बार WPL का खिताब हासिल किया था। और एक फ्रेंचाइजी के रूप में यहां पर WPL या फिर IPL इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक फ्रेंचाइजी के रूप में यहां पर आरसीबी का यह पहला खिताब था, है ना। तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपने नाम किया था। फिर उसके बाद 2025 में आपको देखने को मिलेगा कि मुंबई इंडियंस दूसरी बार WPL का खिताब अपने नाम किया। फिर 2026 में पुनः से यहां पर आरसीबी ने इस खिताब को अपने नाम किया। तो आरसीबी और मुंबई इंडियंस 2 बार ये खिताब को अपने नाम कर चुका है। और संयोग की बात यहां पर यह है कि चारों बार जो 4 फाइनल हुए हैं WPL का, चारों फाइनल में डीसी पहुंची थी।
मतलब दिल्ली कैपिटल, लेकिन हर बार उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये चीज ध्यान रखिए। स्मृति मानधना को भारत सरकार ने 2019 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। वो चीजें यहां पर हमने अच्छे से आपके बीच रखा है। मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार मृत व्यक्तियों द्वारा अंगदान, यहां पर मृत व्यक्तियों द्वारा अंगदान किए जाने को लेकर एक रिपोर्ट से संबंधित जानकारी है कि इस मामले में भारत का अग्रणी राज्य इस समय कौन है। इस मामले में अच्छा, इस तरह का प्रश्न आई थिंक पिछले भी साल जब एक रिपोर्ट आई थी वहां पर हमने दिया था। इस मामले में तमिलनाडु अव्वल है, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। वर्ष 2026 में अगर आप देखेंगे तो जो 2 महीना गुजरा है, जनवरी और फरवरी, तो राज्य में यानी कि तमिलनाडु में 57 मृत अंगदान दर्ज किया गया है, जो देश में सबसे अधिक है। इसलिए आप यहां पर यह बोल सकते हैं कि जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, एक्चुअली ये रिपोर्ट से ही संबंधित जानकारी है कि तमिलनाडु जो है इस मामले में मृत व्यक्तियों द्वारा अंगदान किए जाने के मामले में अग्रणी राज्य है ना। मतलब इसका जो एक श्रेय जाता है, दरअसल यहां पर 2015 में तमिलनाडु द्वारा शुरू किया गया था जीवन दान योजना। इसके तहत अंगदान और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी कि प्रत्यारोपण होती है, तो उसको लेकर एक संगठित और प्रभावी व्यवस्था से ही यह संभव हो पाया है। इसी का परिणाम है कि इस समय इस मामले में तमिलनाडु पूरे भारत में अव्वल है। ये चीज ध्यान रखिएगा। 2015 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद से लगभग 1200 से अधिक मरीजों का मतलब इससे बेनिफिट मतलब प्राप्त कर चुके हैं। 2025 में 300 से अधिक आंकड़े देखने को मिलता है, और ये सभी जो खबरों में है इस समय, वहीं से तमाम बातों को हमने आपके बीच रखा है। लेकिन यहां पर एक चीज समझिएगा, तमिलनाडु अगर पहले स्थान पर है तो द्वितीय और तृतीय स्थान पर कौन है? तो द्वितीय स्थान पर है तेलंगाना और तृतीय स्थान पर महाराष्ट्र और कर्नाटक संयुक्त रूप से इस मामले में है। चलिए, अब यहां पर एक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन में जितने भी छात्र, जितने भी अभ्यर्थी लगे हुए हैं, जो लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सर बीपीएससी को लेकर टेस्ट सीरीज लाइए, तो बीपीएससी वाला जो प्रीलिम्स का कोर्स है वो ये संचालित तो हो ही रही है। आप लोग जानते हैं, भली भांति से परिचित हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप इस कोर्स को जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहां पर टेस्ट सीरीज की अब शुरुआत हो रही है। इसमें प्रीलिम्स के लिए तमाम मटेरियल हम आपको दे ही रहे हैं, और करंट अफेयर्स का जो एक विजेता बैच अलग से चलता है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। अलग से विजेता बैच आपको नहीं लेना है। लेकिन अब इसमें फाइनली टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। शुरुआत जो होगा टेस्ट सीरीज का हो रहा 15 मार्च से। अभी हम लोग संडे जो फुल लेंथ टेस्ट होगा, प्रत्येक संडे को एक एक टेस्ट यहां पर आपके लिए आयोजित करने वाले हैं, और समय निकालकर आपको टेस्ट देना है। मान लीजिए उस समय आप उपलब्ध नहीं रहते हैं, शाम का 9 बजे ये समय है, सोने से पहले हर दिन आपको एक टेस्ट लगाना है। मतलब हर दिन क्या, हर संडे को जब एग्जाम की अधिसूचना जारी हो जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वहां पर फिर हम अपनी रूपरेखा में मतलब अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। उस अनुसार देखेंगे कि एग्जाम कब है। तो कुल 40 फुल लेंथ टेस्ट है, और सेक्शनल टेस्ट बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज होंगे, और उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स के होंगे। स्पेशल जो सिलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह होगा वो होगा, बिहार स्पेशल होगा, बिहार जीके होगा। वो तमाम चीजें आपको मिलेंगे केवल और केवल 340 रुपये में। इस कूपन कोड को इस्तेमाल कीजिएगा। कूपन कोड है NEW15। यहां पर 15% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगले 1 साल तक आपको मिलता रहेगा। और खास बात यहां पर यह है कि जो तमाम करंट अफेयर्स के मटेरियल अब तक आपके छूटे हुए हैं, जैसे 2024 का हो गया, 2025 का हो गया, 2026 अब तक का हो गया, ये सभी आपको निःशुल्क मिल जाएगा। आज अगर आप लेते हैं तो आज से अगले 1 साल तक आपको मिलता रहेगा। तो अभी जाइए, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे टेस्ट का आपको PDF भी मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा। चलिए, अब यहां पर आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि मार्च 2026 में आयोजित नेपाल के आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि RSP के नेता कौन है, जिन्होंने KP शर्मा ओली को हराया है? जरा तस्वीर को देख के याद कीजिए ये शख्स कौन है। आप लोग जानते होंगे, कुछ समय पहले जो जेनजी द्वारा तख्ता पलट यहां पर हुआ था नेपाल में, तो ये बहुत ज्यादा खबरों में रहे थे। बालेन शाह इनका नाम है। विकल्प नंबर D यहां पर राइट आंसर है। दोस्तों, कई सारी जानकारी ऐसे तो यहां पर जानने योग्य है, लेकिन यहां पर फिलहाल जो चीजें आपके बीच हमने रखा है उसको जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। ये तस्वीरों के माध्यम से जो आप देख रहे हैं, ये यहां, अच्छा, ये जो देख रहे हैं आप, ये संसद है नेपाल की, जो कि खास करके यहां पर शायद इसे सिंह पैलेस कहा जाता है, सिंह दरबार या फिर ऐसे कुछ कहा जाता है। एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान में नहीं है। आप देख रहे हैं जैन जी ने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया था, मतलब पूरा का पूरा संसद को देखिए यहां पर आग के हवाले कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिला कि एक फास्टेस्ट वे में, इतनी तेजी से किसी भी देश में सरकार नहीं गिरी थी।
नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। लंबे समय से यहाँ पर आक्रोश की भावना उठ रही थी, परिणाम यहाँ पर इस तरह से देखने को मिला। अच्छा, कुछ समय पहले बांग्लादेश में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी जब शेख हसीना भागकर भारत में शरण ली थी। ये चीजें आप लोग जानते होंगे। दोस्तों, इसी दिशा में एक चीज ये ध्यान रखिए, बीपीएससी मेंस वाले कोर्स में एक टॉपिक हमने कवर किया है। देखिए, इसमें टॉपिक का हेडलाइन जो है, ये दक्षिण एशिया में यानी कि साउथ एशिया की बदलती भू राजनीति अर्थात जियोपॉलिटिक्स और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व खतरा। जिस प्रकार से भारत के पड़ोसी देशों की जो स्थिति है वो उतनी बेहतर नहीं है। जैसे मान लीजिए बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश में भी राजनीतिक उथल पुथल हुई, फिर नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल हुई है, और वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल भिखारी पाकिस्तान की बात करें जो कि उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना भारत को घेरने के फिराक में है। कैसे घेरने के फिराक में है, आइए देखते हैं, उसे हमने इस वाले वीडियो में कवर किया है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर एक खास करके रणनीतिक पहल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, जो कि चाइना की एक भू राजनीतिक और सामरिक राजनीतिक पहल है, रणनीतिक पहल है। इसको जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप देख पा रहे हैं क्लियरली तो ये देखिएगा, ये हिंद महासागर क्षेत्र में यहाँ जितने भी मतलब भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, या फिर खास करके श्रीलंका हो गया। एक्चुअली में यहाँ पर देखिएगा, हमने अच्छे से लिखा है जो बंदरगाह है यहाँ पर इसे नौसैनिक अड्डे के रूप में विकसित करने को लेकर। यहाँ पर देखिएगा, पाकिस्तान का जो ग्वादर है, श्रीलंका का जो हम्बनटोटा, इसके अतिरिक्त म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देशों में बंदरगाहों का विकास कर रहा है। एक प्रकार से भारत को घेरने के लिए बंदरगाहों और नौसैनिक अड्डों का नेटवर्क बना रहा है। इधर तो चाइना है ही साथ इस तरह से हिंद महासागर, अरब सागर होते हुए पाकिस्तान के माध्यम से इस प्रकार से भारत को घेरने का प्रयास है। तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चाइना का एक पहल है, ये चीज ध्यान रखेगा, और इसको लेकर अच्छे से हमने चीजों को वहां पर डिस्कस किया है। बीपीएससी मेंस वाले इस वाले कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से प्रिपरेशन में आप लगे हैं तो इसी कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ अगर आप कर रहे हैं तो, और ये तमाम टॉपिक इसमें कवर होते हैं, प्रश्नों के रूप में आपके बीच हम रखते हैं ताकि आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाए एग्जाम में। अगले सवाल पर जरा नजर डालिएगा। भारत और अमेरिका के बीच विशेष बलों के बीच आयोजित होने वाली वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, जिसका 16वां संस्करण 2026 में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होने वाले यहां पर किस अभ्यास की बात हो रही है, जिसका 16वां संस्करण अभी हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है, किया गया है? तो वज्र प्रहार की बात हो रही है। आइए इनसे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। आतंकवादी रोधी और विशेष अभियानों में आपसी सामंजस्य और तकनीकी कौशल और युद्ध रणनीतियों को साझा करने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच इस अभियान को या फिर ये संयुक्त अभ्यास का वार्षिक आयोजन होता है। मतलब वार्षिक आयोजन, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल, एक बार भारत में और एक बार अमेरिका में। और इसकी शुरुआत जो हुई थी दोनों देशों के मध्य वो 2010 में हुई थी। इसका 16वां संस्करण 23 फरवरी को शुरू हुआ है, जो 16 मार्च 2026 तक ये आयोजित होगा। हिमाचल प्रदेश स्थित बकलो जो यहाँ पर एक जगह यहाँ पर स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में ये आयोजित किया जा रहा है। इसका पिछला 15वां जो संस्करण था वो अमेरिका में आयोजित हुआ था। ये चीजें ध्यान रखिएगा। जो बायलैटरल एक्सरसाइज है, जैसे यहां पर हमने तो वज्र प्रहार की बात किया, वज्र प्रहार देख लीजिए कहां पर है, यहां वज्र प्रहार है। हालांकि इसके अतिरिक्त अन्य जो बायलैटरल एक्सरसाइज है भारत और अन्य किसी और देश के साथ, उसकी सूची को आप यहां पर देख रहे हैं। आइए इसी से संबंधित एक और प्रश्न जो खबरों में इस समय है उसके बारे में देखते हैं। धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है, जिसका 7वां एडिशन 7वां संस्करण 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया है। अब देखिएगा, जो धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भारत और जापान के मध्य आयोजित होता है ना। अभी हमने जो सूची आपको दिखलाया था, देखिए ये धर्म गार्जियन का 7वां एडिशन है। धर्म गार्जियन आप यहां पर देख सकते हैं, भारत और जापान के मध्य ये आयोजित होता है। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के बायलैटरल एक्सरसाइज से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये तमाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले सवाल पर आइएगा कि हाल ही में, अच्छा ये आतंकवाद को लेकर एक पहल है भारत सरकार की, इसको देखिएगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जारी
की गई पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति का नाम क्या है? इस नीति का नाम है प्रहार। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसी को लेकर यहां पर जानकारी है, इसका उद्देश्य को समझिएगा। इसका उद्देश्य सक्रिय खुफिया तंत्र को मजबूत करना तथा आतंकवाद के खिलाफ वित्त पोषण यानी कि टेरर फाइनेंसिंग और उससे संबंधित लॉजिस्टिक नेटवर्क को समाप्त करना है। मतलब भारत के जितने भी खुफिया तंत्र है इसको मजबूत करना, और जो आतंकवाद को वित्त पोषित करने वाली संस्थाएं हैं या फिर जो उससे फाइनेंस से प्राप्त मतलब प्रदान करता है, साथ साथ लॉजिस्टिक नेटवर्क को समाप्त करना इनका। साथ ही साथ इसके तहत इस नीति के माध्यम से आतंकवादियों को धन, हथियार और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने से वंचित करना, मतलब ये रणनीति इसमें अपनाई गई है। और ये पहला पहल है जो कि आपको ध्यान रखना है। इसको लेकर यह जो नीति है ये जीरो टॉलरेंस यानी कि शून्य सहनशीलता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात आतंकवाद के प्रति किसी भी प्रकार की इसमें नरमी नहीं बरती जाएगी। गृह मंत्रालय ने यह पहल शुरू किया है प्रहार नाम से। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा जा सकता है इस नाम से, इसका उद्देश्य आदि पूछा जा सकता है। तो वो चीजें यहां पर उद्देश्य को लेकर चर्चा स्वरूप आपके बीच हमने रखा। अब एक चीज ध्यान रखें, आतंकवाद रोधी नीति की बात हो रही है, आपको हम जानकारी दे दें। जो आप यहां पर देख रहे हैं यह है राजीव गांधी। राजीव गांधी का अगर हम हत्या की बात करें, जो एक निंदनीय कार्य है, 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या की गई थी। एक्चुअली आपको ध्यान रखना कि इसी दिन को चिन्हित करते हुए इनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष भारत में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 21 मई को। और 20 अगस्त 1944 को इनका जन्म हुआ था राजीव गांधी का, और 2025 में 81वीं जयंती इनकी मनाई गई है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने का इन्हें गौरव है। महज 40 वर्ष की उम्र में, ये तो इंदिरा गांधी के बेटे हैं, और 40 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे। ये चीज ध्यान रखिएगा। यहां पर हमने लिखा भी है कि वे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र थे। हालांकि इंदिरा गांधी की भी हत्या उनके अंगरक्षक जो बेअंत सिंह उनका नाम था, उन्होंने किया था। यह चीज ध्यान रखिएगा। राजीव गांधी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत के छठे प्रधानमंत्री बने थे। बतौर प्रधानमंत्री उनका कार्यकाल 1984 से 1989 के बीच था। ये चीजें ध्यान आपको रखना है कि इन्हीं की जो हत्या हुई थी इसी स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अभी हाल ही में बिहार को ऑफिशियली नक्सल फ्री घोषित किया गया है, नक्सलवाद मुक्त घोषित हुआ है। जो अंतिम माओवादी था, जिन्हें आप यहां पर तस्वीर में देख रहे हैं, सुरेश कोड़ा, जो कि इन्होंने मुंगेर में सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया है, जिसके बाद भारत को नक्सलवाद मुक्त घोषित, भारत ने बल्कि बिहार को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि 8 मार्च को विश्व भर में अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, 8 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बताएं कि 2026 में यह जो दिवस मनाया गया है, इसका जो थीम है ये किस थीम पर आधारित है। देखिए विकल्पों में जब आप देखेंगे तो एक विकल्प नंबर ए में दिखेगा गिव टू गेन, मतलब कि यहां पर ये इसका थीम है। इसका अर्थ जरा समझने का प्रयास कीजिए। 8 मार्च को तो मनाया जाता है, लेकिन यहां पर देखिए कि गिव टू गेन यानी कि पाने के लिए दें या फिर दान से लाभ, जितना आप देंगे उतना आपको मिलेगा। मतलब ये इसका शाब्दिक अर्थ आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये इसका थीम है और इसका मुख्य संदेश यह है कि जब समाज, संस्थाएं और व्यक्ति महिलाओं के विकास में योगदान देते हैं तो उनका लाभ पूरे समाज को मिलता है। यानी कि समाज, संस्था और व्यक्ति महिलाओं के विकास में मतलब योगदान जब देंगे, महिलाएं आगे बढ़ेगी, समाज में एक खास करके अलग पहचान बनाएगी, वो एक प्रकार से कदम मिला के चलेगी, तो उसका परिणाम जो है ये पूरे समाज को लाभ के रूप में मिलेगा। और इसका उद्देश्य यह भी बताना है कि महिलाओं को सशक्त बनाना केवल सामाजिक न्याय ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक प्रगति की भी कुंजी है। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत वास्तव में जो हुई थी वो वर्ष 1909 में हुए थे। ये चीजें यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इससे पहले 2025 और 24 की थीम को लेकर भी हमने आपको पढ़ाया हुआ इस सीरीज में। एक्सेलरेट एक्शन ये 2025 का थीम है और इंस्पायर इंक्लूजन ये 2024 का थीम है, और हिंदी में भी वहां पर साइड में लिख दिया गया है। अच्छा एक जानकारी और, यहां पर जो बात हम कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को।
ये चीजें भी ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय एक शब्द यहां पर जुड़ गया, ग्रामीण महिला दिवस, तो 15 अक्टूबर को, और इसका थीम आदि भी दर्शाया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बनेगा। देश का नाम है इंडोनेशिया। जल्द ही यहां पर यह कानून लागू होने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। अभी हाल ही में एग्जाम जो आयोजित हुआ था, वो शिक्षक वाला जो एग्जाम होता है ना, सीटेट हुआ था शायद आयोजित, वहां पर यह सवाल पूछा गया था। सीटेट या एस्टेट मैं कंफर्म नहीं हूं, वहां पर यह सवाल पूछा गया था। ऑस्ट्रेलिया ऐसा मतलब कानून लागू किया है और इसी से प्रेरित होकर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है 28 मार्च 2026 से। तो ये जो राष्ट्र है वो कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। इसके साथ ही इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का पहला ऐसा देश बन गया जो इस तरह का कानून लाया है बच्चों के लिए, ताकि बच्चों की भविष्य में मतलब खास करके उसे बेहतर बनाया जाए। मतलब मोबाइल के प्रति जो इस प्रकार से आदी हो रहे हैं उसे रोका जाए, जिसमें कि प्लेटफॉर्म में अगर आप देखेंगे जिस पे बैन लगा है, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स आदि, ये सभी प्लेटफॉर्म है। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केरल राज्य का नाम बदलकर किस नाम से करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? केरलम, विकल्प नंबर ए यहां पर इसका राइट आंसर है। उसके बाद एक और सवाल है, कथन वाला सवाल है और थोड़ा है इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जम्मू कश्मीर ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 25-26 का खिताब जीता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। फाइनल मैच में जम्मू कश्मीर ने 8 बार की चैंपियन कर्नाटक को हराया है। यह भी सत्य है। यह जम्मू कश्मीर की लगभग 67 वर्षों की रणजी ट्रॉफी के इतिहास का यह पहला ट्रॉफी है, या फिर रणजी ट्रॉफी जीत पहली है, या फिर पहली रणजी ट्रॉफी जीत है। यह भी सत्य है। तो तीनों के तीनों यहां पर सत्य है, 1, 2 और 3। तो आज का ये महत्वपूर्ण सेशन यहां पर समाप्त होता है। और जो दोस्तों इसको लेकर जानकारी हमने आपको दिया था, कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए और इस वाले कोर्स को ज्वाइन करके तमाम चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं। ये रहा आज के क्लास का प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बिहार के नए राज्यपाल के रूप में जो नियुक्ति हुई है, 43वें राज्यपाल कौन बने हैं, वो चीजें एक प्रश्न का जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और बीपीएससी एडीओ का टेस्ट सीरीज अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स को लेकर बिहार के सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से विजेता बैच संचालित हो रहा है। विजेता बैच आप सभी को लेना है जो लोग नहीं लिए हैं, क्योंकि अभी जितने भी रिसेंटली पीडीएफ लॉन्च हुए हैं, जैसे कि वार्षिकांक एडिशन जो आया था बिहार स्पेशल का, या फिर मंथली जो नोट्स आते हैं, वो सभी चीजें इसी में आपको मिलता है। हम मिलते हैं। अच्छा, ये वाले की हम बात कर रहे हैं, ये वाला भी आपको विजेता बैच में मिल जाएगा। हालांकि ये आपको बीपीएससी वाले भी कोर्स में मिलेगा। मैंने आपको क्या बोला कि बीपीएससी वाले कोर्स में विजेता बैच आपका इंक्लूड है। ये तमाम मटेरियल आपको मिलेंगे बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर। प्ले स्टोर से अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इसे अभी ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।